बुलेटिन में आज बात करेंगे शेयर बाजार की। सबसे पहले आपको बता दें, क्रूड की बढ़ती कीमतों और बैंकिंग शेयर्स में कमजोरी ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी के दिन दबाव साफ तौर पर देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। खासतौर पर निफ्टी बैंक करीब 1.5% टूट गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में हल्की खरीदारी देखने को मिली। तो कैसा रहा बाजार का हाल, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी के दिन मार्केट में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। आरबीआई की तरफ से ईसीएल नॉर्म्स में बदलाव के चलते निफ्टी बैंक यहां पर खास असर रहा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर अभी भी आपको कंपैरेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि निफ्टी के गेनर्स कौन से रहे, कौन से वो स्टॉक्स हैं। तो आप नेस्ले देखेंगे, कोल इंडिया नतीजों के बाद रिएक्शन, अदानी एंटरप्राइजेस लगातार बड़ा मूव, और क्योंकि क्रूड में तेजी आ रही है तो ओएनजीसी में भी आप अच्छा सर्च देख रहे हैं। बात करते हैं गिरने वाले शेयरों की, तो अगेन मारुति नतीजों का इंपैक्ट है। इंटरग्लोब एविएशन खबरों के बीच एचसीएल टेक और एक्सिस बैंक यहां पर भी आपको कट नजर आया। अब दिखाता हूं आपको पूरे मार्केट की तस्वीर, यानी आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया विक्स में उतार चढ़ाव, लेकिन अभी भी थोड़ी सी नरमी 18 के आसपास चल रहा है। बाकी ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, रियल्टी, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स और पीएसयू बैंक यहां पर गिरावट देखने को मिली। डिफेंस स्पेस है, कैपिटल मार्केट एज अ थीम हम लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एनर्जी की बास्केट में तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो काफी मिक्स्ड सेक्शन नजर आया। इसके अलावा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल में एक बार फिर से उबाल ला दिया है। अमेरिका ईरान के बीच टकराव और हॉर्मुज के रास्ते पर रुकावट की आशंका से ब्रेंट क्रूड का भाव $111 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इससे महंगाई बढ़ने का डर भी गहराने लगा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। पिछले 9 हफ्तों से जारी इस तनाव की वजह न सिर्फ क्रूड बल्कि नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन का प्रभावित होना भी है। वहीं आज सरकारी बैंकों में तेज गिरावट देखने को मिली। दरअसल बैंकों के लिए आरबीआई ने प्रोविजनिंग के नए नियम जारी कर दिए हैं। क्या है नए नियम और क्या होगा बैंकों पर असर, पूरी डिटेल बता रही हैं सीएनबीसी टीवी 18 की ऋतु सिंह। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी कि ईसीएल प्रोविजनिंग की फाइनल गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। इसका ड्राफ्ट अक्टूबर में आया था और अब फाइनल रूल्स तैयार हो गए हैं। हालांकि बैंक्स ने कहा था कि इसकी इंप्लीमेंटेशन डेडलाइन को थोड़ा पुशबैक करें, लेकिन आरबीआई ने कहा है 1 अप्रैल 2027 से ये नए रूल्स लागू हो जाएंगे। अब नए फ्रेमवर्क के तहत लोन्स को क्रेडिट रिस्क के बेसिस पर 3 स्टेजेस में क्लासिफाई किया जाएगा। स्टेज 1 में 12 महीने का एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन करना होगा और स्टेज 2 और स्टेज 3 में लाइफ टाइम प्रोविजनिंग होगी। स्टेज 3 जो कि एसेंशियली एनपीए ही है, उसमें प्रोविजंस टाइम के साथ बढ़ेंगे और अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए 100% तक प्रोविजन हो सकता है। नाउ आरबीआई ने मिनिमम प्रोविजन फ्लोर भी सेट किया है कि उससे कम प्रोविजनिंग आप नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टेज 1 में 25 से 40 बेसिस पॉइंट्स है, उसमें अनसिक्योर्ड रिटेल के लिए 1% तक है, और स्टेज 2 प्रोविजनिंग ज्यादातर लोन्स की 5% तक रखी गई है। उसमें हाउसिंग और गोल्ड लोन्स को करीब 1.5% रखा गया है। अगर आप याद करें, अभी करंटली बैंक्स लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये 5% काफी बड़ा जंप होगा उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तुरंत करना पड़ेगा। ट्रांजिशन के लिए भी बैंक्स को रिलीफ दिया गया है। सो एडजस्टमेंट को FY28 से FY31 के बीच CET1 में फेज आउट किया जा सकता है। सो बैंक्स इंपैक्ट करने के लिए उनको काफी रनवे मिलेगा। अब अगर इंपैक्ट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ी बेटर पोजीशन में है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी एक्स्ट्रा बफर्स हैं। मक्वारी के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की नेट वर्थ पर 5 से 10% का एक टाइम इंपैक्ट हो सकता है और उनके क्रेडिट कॉस्ट 20 से 25 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकते हैं। और नमूरा के मुताबिक अनसिक्योर्ड रिटेल, एमएसएमई, कॉर्पोरेट लोन्स, इन सब में अपफ्रंट प्रोविजनिंग बढ़ जाएगी और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के CET1 पर 55 से 130 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर आ सकता है और उनकी नेटवर्थ में 9% तक की गिरावट हो सकती है। अगर आप बैंक वाइज इंपैक्ट देखें तो ये काफी डिफरेंस है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जैसे सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन पे ज्यादा असर आ सकता है और प्राइवेट बैंक्स लाइक इंडसइंड बैंक पर भी काफी हिट हो सकता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स जिनमें ऑलरेडी काफी कैपिटल बफर है, वो लार्जली इंसुलेटेड रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, मारुति सुजुकी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार कंपनी के नतीजे मिले जुले रहे। एक तरफ कंपनी की कमाई अच्छी बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में गिरावट जरूर आई है। तो कैसे रहे मारुति के नतीजे, बता रही हैं दीपाली राणा।
मारुति के रिजल्ट्स Q4 में प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, हालांकि कुछ पॉजिटिव हाइलाइट्स भी रही हैं। प्रॉफिट्स के साथ शुरुआत करें तो अंदाजा था कि 7-8% के आसपास का प्रॉफिट सालाना आधार पर हो सकता है, लेकिन कंपनी ने लगभग 7% की डीग्रोथ रिपोर्ट की है। वाईवाई बेसिस पे जो आंकड़ा रहा है वो 3590 करोड़ का रहा है। और जो ये बॉटम लाइन हर्ट हुई है उसके पीछे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है उसका इंपैक्ट है। कंपनी के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में बढ़े हैं बाय 28% वाईवाई, जिसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर आते हुए दिखाई दिया है। ऑल्दो रेवेन्यू का आंकड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, लगभग 28% की ग्रोथ यहां पर कंपनी ने रिपोर्ट की है। 40,909 करोड़ से बढ़कर जो रेवेन्यूज हैं वो 52,450 करोड़ के आसपास रहे हैं। ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो वो 11% ग्रो हुए हैं वाईवाई बेसिस पे। हालांकि ये आंकड़ा बेहतर हो सकता था। दरअसल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रही, लिमिटेशंस रही और काफी सारे पेंडिंग ऑर्डर्स भी रहे इस क्वार्टर में। लगभग 1.25 लाख के ऑर्डर्स तो स्मॉल कार सेगमेंट के ही थे जो कि पूरे नहीं हो पाए, तो उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला है जो कि बेहतर आंकड़ा हो सकता था। लेकिन इनके एक्सपोर्ट स्ट्रांग रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली अर्निंग्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हालांकि इस क्वार्टर के लगभग 30 से 31% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और इनफैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो ऑल टाइम हाईस पर रहे हैं 4409 करोड़ के आसपास के। तो नंबर्स एक तरीके से देखा जाए, अगर प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा देखें जो कि कैपेसिटी प्रॉब्लम की वजह से, प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से इंपैक्ट हुआ है, उसके अलावा अगर हटाकर देखें तो नंबर्स ठीक रहे हैं मारुति के। हालांकि आगे के लिए कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से क्या रहेगी, डिमांड आउटलुक को लेकर प्लस मार्जिन ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब आपको सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर दिखाते हैं। एविएशन इंडस्ट्री ने सरकार को चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो फ्लाइट्स बंद करनी पड़ेंगी। सूत्रों के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने एटीएफ पर एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने की मांग की है। क्या है पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, बहुत ही एक तरह की चेतावनी भरी ये चिट्ठी, एक तरह का मेडे कॉल किया गया है इंडियन एयरलाइंस की तरफ से। जितनी फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, जिसमें कि जो तमाम जो बड़ी एयरलाइंस है, जिसमें कि इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट जैसी कंपनियां शामिल हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और उसमें ये कहा गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो फ्लाइट्स को ग्राउंड करना पड़ेगा। फ्लाइट ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। जिस तरीके से एटीएफ प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनका कहना था कि पहले जहां एक आम फ्लाइट में 30 से 40% कंपोनेंट होता था एटीएफ का, लेकिन अब ये एटीएफ प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि वो 55 से 60% हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार ने भले ही कैपिंग कर दी हो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एटीएफ में, लेकिन उसकी वजह से एक तरह की असमानता क्रिएट हो गई है, एक तरह का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, खासतौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के बीच में। और ये असमानता बहुत ज़्यादा है। जिन एयरलाइंस का एक्सपोजर इंटरनेशनल में ज़्यादा है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान अभी भी उठाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 सजेशन दिए हैं। पहला सजेशन तो ये दिया है, जो क्रैक स्प्रेड होता है, जो डिफरेंस होता है एक क्रूड में और साथ ही रिफाइंड एटीएफ के बीच में, उसको लेके एक मैकेनिज्म कोविड के बाद बनाया गया था जिसमें कि एक तरह की कैपिंग की गई थी क्रैक स्प्रेड में, उसी तरह का मैकेनिज्म दोबारा से लाया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है जो एक्साइज है फिलहाल जो एटीएफ के ऊपर, उसको फिलहाल टेम्पररी कम किया जा सकता है। और तीसरा कि राज्यों के साथ लगातार बातचीत कीजिए कि वो वैट कीजिए, कम करें। लेकिन कुल मिला के जो टोन है पूरे इस चिट्ठी का वो काफ़ी ज़्यादा चेतावनी भरा है। उनका कहना है कि अब जो है बहुत ही अनसस्टेनेबल होता जा रहा है फ्लाइट ऑपरेशन करना। चलिए इसके अलावा आपको बता दें, अमेरिका ईरान में तनाव के बीच डील के लिए डिप्लोमेसी तेज हो गई है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरानी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, लेकिन ईरान स्थायी सुरक्षा गारंटी के बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि परमाणु कार्यक्रम पर ईरान के प्रस्ताव से ट्रंप खुश नहीं है। अमेरिका ईरान पर पूरा अपडेट दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, वेस्ट एशिया मामले में ईरान और यूएस दोनों ही देशों ने अपनी डिप्लोमेसी तेज़ कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री इन दिनों रूस की यात्रा पे हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जिसके बाद रूस ने कहा कि ईरान को पूरा अधिकार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक को सीमित रखने का। साथ ही यूएन में जो रूस के राजदूत हैं उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी देश हैं वो पाखंड का सहारा ले रहे हैं, वो पायरेसी का सहारा ले रहे हैं। इसी बीच ईरान का भी ये कहना था कि कोई भी स्थायी समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि ईरान को उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है कि उसके ऊपर और हमले नहीं होंगे। साथ ही जब तक ये जो यूएस का नेवल ब्लॉकेट है वो बरकरार रहता है, तब तक कोई स्थायी समाधान जो है वो संभव नहीं है। साथ ही ईरान ने यूएस पर समुद्री आतंकवाद का भी आरोप लगाया है। इसी बीच अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। जो ट्रंप की सुरक्षा टीम है वो तेहरान के उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात कही गई थी, युद्ध को खत्म करने की बात कही थी। अगर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम
नाम है उस पर फिलहाल बातचीत ना की जाए। तो हालांकि रॉयटर्स की खबर माने तो उनका यह कहना है कि ट्रंप इस प्रस्ताव से बहुत खुश नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से अमेरिका का क्या रुख है ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। हॉर्मुज़ पर टकराव जरूर देखिए शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। फैक्ट्री वर्कर्स, मजदूरों और कामगारों को हीट वेव से बचाने के लिए श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने इन्हें हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए वर्क ब्रेक देने और दूसरे इंतजाम करने की भी सलाह दी है। पूरी डिटेल्स बता रहे हैं असीम मनचंदा। पूरे देश में गर्मी का पारा हाई है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया और कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री भी है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो कि धूप में काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, मजदूर हैं, इनको बाहर धूप में अंदर काम करना पड़ता है, तो इनको हीट स्ट्रोक होने का बहुत खतरा रहता है। तो ऐसे में लेबर मिनिस्टर ने एक एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि सभी राज्यों से कहा है कि एक सुनिश्चित करें कि ये गाइडलाइंस का पालन किया जाए। खासतौर पर कि जो वर्कर्स हैं उनको बीच बीच में ब्रेक दिया जाए, उनको पानी के लिए ब्रेक वो भी दिया जाए, उनको याद दिलाया जाए बार बार कि उनको पानी पीना है। खासतौर पे कि 12 से 4 के बीच में कड़ी धूप होती है, डायरेक्ट धूप होती है, तो उसको उस टाइम उनको पूरा ब्रेक दिया जाए। काम के घंटों को एक्सटेंड किया जाए, सुबह काम ले लिया जाए या शाम को काम ले लिया जाए, या फिर दूसरे इंतजाम जो फैक्ट्री के अंदर करने की बहुत जरूरी है। खासतौर पे कि ORS का इंतजाम हो, वहाँ पर बर्फ पैक का इंतजाम हो, शेड में बैठने का इंतजाम मजदूरों के लिए किया जाए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि जो फैक्ट्री वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए उठाए जा सकते हैं। ये उठाने की उनको सलाह दी है ताकि जो भी मजदूर है उनको हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके, उनको जान माल की हानि का किसी तरह से कोई नुकसान ना हो और फैक्ट्री का जो आउटपुट है उसमें भी किसी प्रकार की कमी ना है। तो ये एडवाइजरी लेबर मिनिस्ट्री ने जारी की। तो भयंकर गर्मी में ठंडक का एहसास देने वाली आइसक्रीम भी अब आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते कच्चे माल जैसे कोको, नट्स और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में उछाल की वजह से आइसक्रीम कंपनियों की लागत बढ़ गई है, जिसकी भरपाई कंपनियां कीमतें बढ़ाकर कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर और यहाँ पर अगर तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान है और देश के ज़्यादातर हिस्सों में कुछ इसी तरह की स्थिति है। आसमान से सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे में जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो नज़रें ढूंढती हैं वो इस तरह की आइसक्रीम कार्ट को ढूंढती है। लेकिन इस बार गर्मी तो बढ़ रही है, साथ ही साथ जो आइसक्रीम की कीमतें हैं वो भी बढ़ गई है। जी हाँ, अगर हम मदर डेयरी की बात करें, अमूल की बात करें, तो इन दोनों कंपनियों ने सिलेक्टिव कैटेगरी में आइसक्रीम पर दाम बढ़ा दिए हैं। 5 से 10% का इजाफा किया गया है। आखिर वजह क्या है? वजह जाहिर तौर पर तनाव है जो कि वेस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है। लंबा वक्त हो गया है। ऐसे में जो आइसक्रीम के लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, नट्स हो, कोको हो, इनकी कीमतें 15 से 22% तक बढ़ी हैं, जिसके चलते जो पूरा असर है वो अब कंपनियों के मार्जिन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं लॉजिस्टिक में जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो पूरी सप्लाई चेन इससे कहीं ना कहीं बाधित हुई है और अब उसका नतीजा ये है कि जो आइसक्रीम है वो महंगी हो गई है। जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जेब पर ये भारी पड़ती हुई भी नजर आ रही है। गर्मी इतनी ज्यादा है तो हमेशा लगता है कि ठंडा कुछ खाएं, आइसक्रीम खाएं, लेकिन अब ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने होते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ वैसे भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। सर आप बताएं आपने कौन सी आइसक्रीम ली है? मैम नट्स ली है, फ्रूट एंड नट्स जो है। ओके, तो कितने की पड़ी है आइसक्रीम? 50 रुपीज़ की। 50 रुपीज़ की पड़ी है। तो सर आपको लगता है अब आइसक्रीम भी महंगी हो जाएगी गर्मी के मौसम में? इनफैक्ट हो ही चुकी है ज़्यादातर। मैम हर चीज़ महंगी है तो ये भी होगी। हो ही चुकी है, कॉस्टली सारे रेट। ऑलराइट, तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो लोग पसंद तो कर रहे हैं आइसक्रीम लेना, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने अगर इसी तरह से तनाव जारी रहता है तो हो सकता है अभी जो चुनिंदा कैटेगरीज में दाम बढ़ाए हैं कंपनियों ने अपने मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए, वो अक्रॉस द कैटेगरी बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो इस साल इतनी भीषण गर्मी आखिर क्यों पड़ रही है और आगे मई जून में क्या हाल होने वाला है, इसी पर आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा कर रहे हैं। 2026 गर्मी होगी प्रचंड, जरूर देखिए शाम 5:57 पर। तो पश्चिम बंगाल में बैलेट की लड़ाई बम और बंदूक पर आ गई है। कल दूसरे चरण की वोटिंग से पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। चुनाव आयोग की सख्ती और सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद बंगाल की गलियों में गोलियां चल रही हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
उत्तर 24 परगना के हालीशहर में टीएमसी नेता को चुनावी रंजिश में गोली मारी गई। वहीं हुगली के आरामबाग में टीएमसी सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला किया गया। गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। इससे पहले जगदल और भाटपारा में जैसे जंग का मैदान ही बन गया हो, जहां टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए और हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के जवान को भी गोली लग गई। हालांकि उसके पैर में गोली लगी, जिसके कारण अभी जो उनकी हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है दूसरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान कराना, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा की एंट्री से बंगाल में सियासी घमासान शुरू हो गया है। कल दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उनकी तैनाती ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने उन्हें दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है, जिससे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भेद गिला माना जाता है। इस बीच आईपीएस अजयपाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो पुलिस ऑब्जर्वर अजयपाल शर्मा की कार्रवाई से नाराज टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने भी उन्हें खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि खेल उन्होंने शुरू किया है, लेकिन खत्म टीएमसी करेगी। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় उड़े যাবে। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।